ऑनलाइन लो क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं MPLRC का सेक्शन 11 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग सेक्शन 11 की तरफ। देखिए ये सेक्शन आप 11 पढ़ रहे हैं और सेक्शन 11 में देखिए यहाँ पे कौन कौन से जो अधिकारी हैं उनको एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देख पा रहे हैं आप लोग, सभी को डायरेक्ट सही दिख रहा है। सेक्शन ये चैप्टर 3 है और इसमें राजस्व पदाधिकारी, उनके वर्ग तथा शक्तियों की बात की गई। रेवेन्यू ऑफिसर्स, देयर क्लासेस एंड पावर्स। सेक्शन 11 में देखिए राजस्व अधिकारी कौन कौन होंगे। तो राजस्व अधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात सबसे प्रमुख राजस्व आयुक्त, फिर आयुक्त और अपर आयुक्त, और इसके बाद आयुक्त भू अभिलेख। चलिए इसको इंग्लिश में भी हम लोग देखते चलते हैं। प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर एंड कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर एंड कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स। इसके बाद अपर आयुक्त भू अभिलेख यानी कि एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स, फिर कलेक्टर एंड अपर कलेक्टर मीन्स एडिशनल कलेक्टर एंड जिला सर्वेक्षण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, उपखंड अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर, उप सर्वेक्षण अधिकारी, डिप्टी सर्वे ऑफिसर, सहायक कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर यानी कि सहायक संयुक्त कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर एंड डिप्टी कलेक्टर एंड तहसीलदार। और नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, अपर तहसीलदार, तो यहाँ पर एडिशनल तहसीलदार और सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, भू अभिलेख अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, नायब तहसीलदार, और इसके बाद में सहायक भू अभिलेख अधीक्षक यानी कि असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ये जितने भी हैं ये लिस्ट दी गई है और ये सब राजस्व अधिकारी भी होते हैं और इन्हीं को ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। अगर इनके पास में जब क्रिमिनल केसेस की कार्रवाइयाँ होती हैं तो इन्हीं में से जो ये अधिकारी हैं इन्हीं में से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं जनरली। चलिए आप जरा ध्यान देते हैं सेक्शन 12 पर। गजन जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका LLB में यहाँ से आ सकता है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? और यहाँ पर यस सर, ये राजस्व अधिकारी हैं, इनकी लिस्ट आप बस केवल ये याद कर लीजिए, फिर इनके ऊपर ऊपर यहाँ पर ही आप सेक्शन ऐसे लिख लीजिएगा। ये आयुक्त कौन से सेक्शन में, अपर आयुक्त कौन से सेक्शन में, कलेक्टर कौन से सेक्शन में, ये किसमें, हम जस्ट पढ़ने वाले हैं और फिर इनको आप ऐसे सिंपल नोट्स बना करके फिर कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, राजस्व पदाधिकारी राज्य के अधीनस्थ होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि राजस्व अधिकारी पर नियंत्रण किसका होगा? द कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर समस्त राजस्व अधिकारी राज्य के अधीनस्थ होंगे। ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स शैल बी सबऑर्डिनेट टू द स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो सब के सब किसके अधीनस्थ होंगे? राज्य सरकार के। सेकेंड यहाँ पर पॉइंट पर ध्यान दीजिए, सब क्लोज नंबर 2 पर, खंड के समस्त राजस्व अधिकारी आयुक्त के अधीनस्थ होंगे। ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स इन अ डिवीजन शैल बी सबऑर्डिनेट टू बी कमिश्नर। तो जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं डिवीजन में वो सब किसके अधीनस्थ होंगे? कमिश्नर के होंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले स्टेट को टॉप पर रख लीजिए, ऐसे बना लीजिए इसको स्टेट। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे डिवीजन। तो जितने भी स्टेट के होंगे वो सब किसके होंगे? स्टेट के अगेंस्ट होंगे, मतलब स्टेट के अंडर में सबऑर्डिनेशन में रहेंगे। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर डिवीजन में, तो जितने भी डिवीजन में होंगे वो सब किसके अधीनस्थ होंगे? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कमिश्नर।
यहाँ पर स्टेट ऐसे बना लीजिए, स्टेट और डिवीजन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जितने भी ऑल रेवेन्यू ऑफिसर होंगे वो सब स्टेट के अंडर होंगे, तो यहाँ पर आप ऐसे स्टेट लिख लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे चार्ट बना लीजिए आप। और जो डिवीजन के होंगे वो किसके अधीनस्थ होंगे, कमिश्नर के, तो यहाँ आप कमिश्नर लिख सकते हैं ये, ठीक है ऐसे। फिर अगला देखिए, थर्ड नंबर पॉइंट पर ध्यान दीजिए। जब तक कि राज्य शासन अन्यथा निर्देश ना करे, जिले के समस्त पदाधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे। अब यहाँ बात की गई डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में कौन होगा, किसके अधीनस्थ होंगे, तो यहाँ पर बात की गई कि ये सब कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे, तो आप इनको ऐसे कलेक्टर बना लीजिए। तो जैसे लिखा, अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट ऑल रेवेन्यू ऑफिसर इन आ डिस्ट्रिक्ट शैल बी सबॉर्डिनेटेड द कलेक्टर। अगर जब तक कुछ गवर्नमेंट अलग से आदेश ना दे, निर्देश ना दे, तब तक सभी जितने भी होंगे जिले के जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे वो सब कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे डिस्ट्रिक्ट में, और डिवीजन में किसके होंगे, कमिश्नर के। और यहाँ पर जब ऑल जितने भी हैं वो सब किसके होंगे, स्टेट के, ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। और 13 में जरा यहाँ पे देखिए, 13 अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 13। इतना क्लियर हो गया, केवल ये 12 में इतना ही था। 13 में थोड़ा सा एक अमेंडमेंट भी है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम अमेंडमेंट की भी बात कर लेते हैं। एक मिनट थोड़ा सा हमसे, तो अमेंडमेंट में क्या किया गया देखो, यहाँ पर एक परंतुक है उसका लोप कर दिया गया, और परंतु उपधारा 2 के पश्चात निम्नलिखित उपधारा जोड़ी गई है, ये 3। तो चलिए इसको हम थोड़ी देर से पढ़ते हैं, पहले हम इसका जो सेक्शन है वो पढ़ लेते हैं। सेक्शन 13 पर एक नज़र डालिए। ये संभागों, जिलों, उपखंडों तथा तहसीलों को परिवर्तित करने, सृजित करने या समाप्त करने की शक्ति राज्य शासन संभागों का सृजन कर सकेगा, जिनमें ऐसे जिले समाविष्ट होंगे जिन्हें कि वह ठीक समझे, और वह ऐसे संभागों को समाप्त कर सकेगा या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा। तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं ये, कि सबसे पहले जो सेक्शन 13 ने यह कहा कि संभागों, जिलों, उपखंडों तथा तहसीलों को परिवर्तित करने और सृजित करने या समाप्त करने की शक्ति है। तो देखिए संभागों को बनाना, संभागों को, जिलों को, उपखंडों को, तहसील को, इनको परिवर्तित करने और इनको नया इनको बनाने के लिए, नए तहसीलें बनाने के लिए या नए जिले बनाने के लिए जो पावर्स है वो किसके पास होगी। तो यहाँ पर पावर्स की बात की गई कि राज्य शासन संभागों की सृजन कर सकेगा, और जिनमें ऐसे जिले समाविष्ट होंगे जिन्हें कि वह ठीक समझे, और वह ऐसे संभागों को समाप्त कर सकेगा या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले जो प्रदेश जो होता है, इनकी स्टेट हम लोग मान लेते हैं स्टेट। तो स्टेट को अगर डिवाइडेड किया जाए तो किस में डिवाइड हो जाएगा, ये संभागों में, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर लिखा है ना डिविजन्स में, और ये चेंज हो जाएगा डिविजन्स में, ठीक है। फिर इसको किस में कर सकते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट में। तो और फिर इसके बाद फिर उपखंडों में से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये वो स्लैब बनाया गया। तो सबसे पहले देखिए स्टेट जो है, राज्य सरकार जो है वो क्या कर सकता है, डिवीजन है तो उनको परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकते हैं, नए बना सकते हैं, फिर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी बना सकते हैं। अब अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए पावर टू अल्टर, क्रिएट और एबलिश डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन एंड तहसील। तो आप पढ़ रहे थे सब क्लोज फर्स्ट में किसको पावर दी गई, स्टेट गवर्नमेंट में क्रिएट डिवीजन्स comprised of such districts as it may deem fit and may abolish or alter the limits of the such divisions। तो ये पावर्स किसको दी गई, यहाँ पर एक जो सिविल जज वगैरह की जो आप तैयारी कर रहे हैं सिविल जज एग्जाम्स की, उनके लिए इसमें आपको सीधा सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि इनको चेंज करने, इनको नया बनाने की पावर किसके पास है, तो आप यहाँ पर लगाएंगे स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज नंबर 2 पर एक नजर डालिए। राज्य सरकार किसी भी जिले या उपखंड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। कौन कर सकेगी, राज्य सरकार। जिले या उपखंड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, और नवीन जिले या उपखंड
या फिर तहसील का सृजन कर सकेगी या विद्यमान जिले या उपखंडों या तहसीलों को समाप्त कर सकेगी। यहाँ पर देखिए जरा, द स्टेट गवर्नमेंट में alter the limits of any district or subdivision or tehsil and may create new or abolish existing districts or subdivisions और tehsils। इनमें कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव के हिसाब से तो आप यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परंतु की हम लोग बात कर रहे हैं। परंतु राज्य सरकार ऐसे प्रस्तावनाओं के लिए विहित प्रारूप में आपत्तियां आमंत्रित करेगी और प्राप्त की गई आपत्तियों पर यदि कोई हो तो विचार करेगी। Provided that the state government shall invite objection to such proposals in the prescribed form and shall take into consideration objection receive if any। अब इसका जो अमेंडमेंट है एक बार थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि राज्य सरकार ऐसी प्रस्तावनाओं के लिए जो भी उसने तहसीलें और या उनके लिए जो भी उनकी बॉडी वो चेंज की हुई है, उनका जो क्षेत्र था वो चेंज कर दिया है या फिर उनको नए बनाने की वो की गई है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो आपत्तियां होंगी एक निश्चित फॉर्मेट है उसके अनुसार उसे आमंत्रित की जाएगी। और अगर इन केस इसमें जो ऑब्जेक्शंस हैं वो रिसीव होंगे और इसके बाद उन पर कुछ एक्शन जो होगी कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक अमेंडमेंट किया गया, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये उपधारा 2 के परंतु को लोप कर दिया गया। जो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है इसको यहाँ से रिपील्ड कर दिया गया है, ठीक है। ये तो अब ये चेंज कर सकते हैं, परंतु ये कोई भी आपत्तियां और ऐसे नहीं मंगाएंगे। इसको आप रिपील्ड मान लीजिए, पहले था लेकिन अब नहीं है। अब इसके यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसके बाद में एक नया ऐड कर दिया गया कि इसकी जगह क्या किया गया, तो उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए जरा, देखो, राज्य सरकार किसी भी संभाग या जिले या उपखंड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन करने या नवीन सृजन करने या विद्यमान संभागों, जिलों, उपखंडों या तहसीलों को समाप्त करने के किसी भी प्रस्ताव पर इस धारा के अधीन कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व ऐसे प्रस्तावों पर विहित प्रारूप में आपत्तियां आमंत्रित करेगी और प्राप्त आपत्तियों पर यदि कोई हो तो विचार करेगी। इसको 3 नंबर जो परंतु था ना, इसको केवल यहाँ से जो क्लोज है वो एक नई उपधारा इसमें ऐड करके ऐसा कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस क्या हुए हैं। जो ये परंतु था इसी को ऐड करके अलग से जो ये सब क्लोज 3 था, पहले इसको रिपील कर दिया गया था 2008 के अमेंडमेंट के थ्रू, लेकिन 2019 में यहाँ पर जो परंतु है इसी को अलग से मॉडिफाई करके यहाँ पर ऐड कर दिया गया 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें आप ये देखते हैं, ये पढ़ रहे थे अभी। जस्ट एक मिनट वेट कीजिए प्लीज, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपने जस्ट अभी पढ़ा हुआ ये इसको ऐड कर दिया गया। क्लियर है गाइस? इतना जल्दी से बताइए, समझ आया कि नहीं? ये यस सर। इसमें आपको क्या करना है, वही मंगाएंगे और उन पर जो भी विचार हैं आपत्तियों पर वो करेंगे। लेकिन ये क्या किया, जो पहले जो परंतुक में था अब उसमें वो यहाँ पर ये 3 का सब क्लोज बन गया। अब यहाँ पर जो पावर्स की बात की गई है सेक्शन 13A पर एक नजर डालिए थोड़ा सा। सेक्शन 13A, प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति तथा उसकी शक्तियां एवं कर्तव्य। जो प्रमुख आयुक्त है उनकी पावर्स क्या होंगी, उनकी शक्तियां क्या होंगी, तो देखिए यहाँ पे ज्यादा ध्यान दीजिए। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति करेगी और जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जाए तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस पर अधिरोपित की जाए। इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर इसको समझते हैं हम लोग। देखिए जरा ध्यान दीजिए, ज़रा सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं, केवल पढ़ने से एक बार से आ जाएगा ये। सेक्शन 13 है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर एंड हिज पावर्स एंड ड्यूटीज। तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा रेवेन्यू कमिश्नर का, जो प्रमुख आयुक्त है उनकी नियुक्ति कैसे होगी। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, क्या गया था, स्टेट गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा। अपॉइंट अ प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर हु शैल एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच ड्यूटीज conferred and imposed on him by the state government। तो क्या करें, नोटिफिकेशन के द्वारा जो जो उन्हें पावर्स दी गई हैं उनको उस नोटिफिकेशन में एक्सप्लेन करेंगे, उनको लिखेंगे, इसके बाद वो इम्प्लाइड होंगे, कन्फर्म किया जाएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए,
वही बात यहाँ कर रहे हैं कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जाए, और वो कैसे की जाएंगी, नोटिफिकेशन के द्वारा यानी कि अधिसूचना के द्वारा ऐसा किया जाएगा, तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस पर अधिरोपित किए जाए। सेक्शन 14 पर एक नजर डालिए जल्दी से। सेक्शन 14 में यहाँ पे बात कर रहे हैं संभागों के आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति। जो संभाग है अब वहाँ पर आयुक्तों की यानी कि कमिश्नर को नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर आप सब क्लोज नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो देखिए जरा ध्यान दीजिए। राज्य सरकार प्रत्येक संभाग में एक आयुक्त नियुक्त करेगी। कितने आयुक्त नियुक्त करेगी? एक, जो उस संभाग में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन आयुक्त को प्रदत्त की गई हैं। तो जो जो शक्तियां आयुक्त को प्रदत्त की गई हैं उन्हीं शक्तियों को उपयोग करेंगे, तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा इस संहिता के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा उसके अधीन आयुक्त पर अधिरोपित किए जाएं। तो या तो इस संहिता के द्वारा या किसी अदर लॉ के द्वारा आयुक्त पर जो कर्तव्य अधिरोपित किए जाते हैं, जो उन कर्तव्य डिसाइड किए जाते हैं, उन कर्तव्यों को वो पालन करेंगे। तो कौन सा आप पढ़ रहे हैं? सेक्शन 14 सब क्लोज फर्स्ट। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पावर टू अपॉइंट कमिश्नर ऑफ डिविजन, सब क्लोज नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं सेक्शन 14 का सब क्लोज फर्स्ट। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन ईच डिवीजन अ कमिश्नर who shall exercise therein the power and discharge the duties conferred and imposed on a commissioner by or under this code, इस code के according by or under any other enactment for the time being in force, या कोई भी अदर लॉ हो जो तत्व प्रेजेंट में यहाँ पर लागू होना चाहिए। इनमें से जो पावर्स दी गई वो इनको यूज कर सकते हैं। और कौन करे, कौन अपॉइंट करेगा यहाँ पर इनको? द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंटेड। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज नंबर 2 पर एक नजर डालते हैं। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आयुक्त को ऐसी शर्तों के साथ जैसा कि राज्य सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे उन शक्तियों या कृत्यों में से जो कि तत्समय किसी अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को समनुदेशित है कोई भी शक्ति या कृत्य प्रदत्त कर सकेगी। तो यहाँ पर कौन कर सकेगा? राज्य सरकार। तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए, आप पढ़ रहे हैं सब क्लोज नंबर 2। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आयुक्त को ऐसी शर्तों के साथ जैसा कि राज्य सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे उन शक्तियों को या कृत्यों में से जो कि तत्समय किसी अधिनियम के द्वारा भी उन्हें दी गई हैं या उन पर कर्तव्य अधिरोपित किए गए, जैसे कि हमने ऊपर अभी सब क्लोज नंबर फर्स्ट पर पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग इनको किसी भी अदर लॉ के द्वारा भी अगर पावर्स दी गई तो उनको ये यूज कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सब क्लोज नंबर 2 पर। द स्टेट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट मे डीम फिट टू इम्पोज बाय नोटिफिकेशन कन्फर अपॉन द कमिश्नर एनी ऑफ द पावर ऑफ फंक्शन असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय और अंडर एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा जरा हम ध्यान देते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि द स्टेट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी कंडीशंस को इम्पोज करते हैं, और कैसे इम्पोज करेंगे? नोटिफिकेशन के द्वारा। तो ये जो कमिश्नर रहेंगे ये उन पावर्स को यूज कर सकते हैं। दूसरा, और ऐसी ड्यूटीज और ऐसे फंक्शन जो अदर लॉ के द्वारा भी उनको किया जाए जो टाइम बीइंग इनफोर्स हो, यानी कि एट प्रेजेंट में यहाँ पर इनफोर्स होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेक्शन 15 की तरफ एक नजर डालते हैं। यहाँ तक पढ़ना है कि और आगे चलें? चलो अभी आप इसको सर मुझे स्क्रीन शो नहीं होती। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, ये सेक्शन केवल 14 तक आप कंप्लीट कर लीजिए और इसके आगे के सेक्शन हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। हो सकता है कुछ नेटवर्क, एक सेकंड